Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है जोरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क NYC मेयर के नॉमिनी बने। मीरा नायर और उसके पिता का नाम मुझे पता नहीं, अफ्रीका का के पिता है। मीरा नायर तो भारत से हैं, जिन्होंने फेमस मूवी बनाई थी और वो मेयर बने नॉमिनी। और लेकिन वोट्स में 4 लाख वोट्स मिले हैं और तो ये वो बना उसका। अब इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो ये व्यक्ति कैसे मेयर बना, कैसे मेयर का नॉमिनी बना। और डेमोक्रेट पार्टी से मैं देख रहा था भारतीय एनालिस्ट का, और जो भी एनालिस्ट हैं सबके अपने व्यूज़ हैं और होने भी चाहिए, सबके व्यूज़ होने चाहिए। लेकिन इसमें एक बात हम लोग भूल गए कि न्यूयॉर्क जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अगर देखा जाए तो अमेरिका में ऐसा एकमात्र सिटी है जहाँ पर हर जो इमिग्रेंट्स हैं, हर टाइप के इमिग्रेंट्स हैं पूरी दुनिया के, वहाँ पर रहते हैं। और जो मैसेज जो न्यूयॉर्क का होता है वो इंक्लूसिव मैसेज होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट और ये रेडिकल इस्लामिस्ट करके व्यक्ति कैसे इलेक्ट हो गया, ये इसके बारे में आपको इतिहास देखना पड़ेगा न्यूयॉर्क का। तो न्यूयॉर्क जो है, यॉर्क के नाम पे न्यूयॉर्क बनाया गया। वहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स को वहाँ से निकाला गया। वो एक आइलैंड था, सेक्रेड आइलैंड था नेटिव अमेरिकन्स का, उसको वहाँ से निकाला गया, तब जाके न्यूयॉर्क सिटी बसाया गया। तो ये शुरू से ही इमिग्रेशन का सेंटर पॉइंट रहा है। 1920 से 1926 के बीच में कितने सारे सेटलर कम्युनिटीज़ वहाँ पे लाए गए और ये सब सेटलर कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने वहाँ के नेटिव्स को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। जहाँ पे आप फेमस पार्क्स देखते हैं, सेंट्रल पार्क इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़ आल्सो। आई लव न्यूयॉर्क सिटी। मैं मतलब बोलूँगा आपको, ये वही न्यूयॉर्क सिटी है जहाँ पे हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है एवरी ईयर ऑन द 5th एवेन्यू। ये वही न्यूयॉर्क सिटी है जहाँ पर इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। मतलब किसी भी विश्व के कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे एक कम्युनिटी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी। और तो इसको एक अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और बोलती हैं, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। एरिक एडम्स ने जो करंट मेयर हैं, उन्होंने इमिग्रेंट पॉलिसी को जिस तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उससे न्यूयॉर्क के एक्सचेकर को कितनी परेशानी हुई, उसकी वजह से न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल सिस्टम बैठ चुका है। न्यूयॉर्क का जो इमिग्रेंट सपोर्ट सिस्टम है वो बैठ चुका है। तो न्यूयॉर्कर्स का ये कहना है कि भाई हमको एक ऐसा रेडिकल चाहिए जो सिस्टम से लड़े, वो इस सिस्टम को बीट करे कि जहाँ पे इलीगल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है फेमस होटल्स में और बाकियों को नहीं मिलती। जो इलीगल्स आते हैं उनको आप होटल्स में ठहरा रहे हैं, महंगे महंगे होटल्स में रह रहे हैं, और वो लोग न्यूयॉर्क की वो सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए। लेकिन ये सेम बेनिफिट जो है दूसरों को नहीं मिल रहा। जो न्यूयॉर्क में जो टैक्स पे करते हैं, जो मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनती सिटी है। उसको कई एंगल्स में आप भारत से कंपेयर कर सकते हैं, मुंबई से, इन मैनी वेज, मोर देन वन। क्योंकि उसमें उसी तरह का लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल फास्ट है, लाइफस्टाइल मेहनती है। और एक सिटी जो है पूरे अमेरिका में, मतलब आप सोच लीजिए कि कैलिफोर्निया की इकॉनमी और न्यूयॉर्क की इकॉनमी सेम है। न्यूयॉर्क सिटी की, पूरे कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की इकॉनमी सेम है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ बेस्ड हैं। जितने भी जो इन्वेस्टमेंट्स पे और या फिर गोल्ड पे जो भी ट्रेडिंग होती है वो सब वहीं पर होती है। नॉट बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, उस सिटी का वर्क कल्चर ही ऐसा है। तो अब उसका फ्री मिस यूज ऑफ दैट मनी इज व्हाट इज प्रोपेलिंग ड्रास्टिक चेंजेस। अब इसमें आप अदृश्य राज्य का भी कुछ साजिश देख सकते हैं। अदृश्य राज का भी साजिश हो सकता है कि उनको न्यूयॉर्क में ऐसा कोई गवर्नमेंट बिठाना हो जो कि एनार्की को प्रोड्यूस करे। बट न्यूयॉर्कर्स को एनार्की चाहिए नहीं। न्यूयॉर्कर में क्या ज़रूरत है? न्यूयॉर्क में ज़रूरत है ट्रेन साफ़ हो। आजकल ट्रेन्स की कंडीशन न्यूयॉर्क में इज़ वर्स देन दिल्ली।
वो दिल्ली हैज़ बेटर ट्रेन्स दैन न्यूयॉर्क। सफाई नहीं है, लीकेज है ट्रेन्स में, अंडरग्राउंड सिस्टम्स का रिहॉल नहीं किया गया है, बस चल रहा है, ओवरऑल चल रहा है, रिपेयर्स होती रहती है, लेकिन ओवरऑल जो रिफर्बिश होना चाहिए टू मैच विद अदर कंट्रीज़, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वहाँ पर इस समय। ये न्यूयॉर्क के मेन इश्यूज़ हैं, और इन न्यूयॉर्क के मेन इश्यूज़ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शांत भाव में काम करे, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, लोगों की फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करे, और फिर उसके बाद उसमें वो मदद करे, उसके बाद उसके री इमरजेंसी के लिए मदद करे। तो ऐसे माहौल में ये व्यक्ति कैसे नॉमिनी बन सकता है मेयर का, ये सोचने की ज़रूरत है। तो किसने इसको वोट किया होगा, क्योंकि जितने भी आइडियल्स हैं, वो इनको पुरानी स्पीच देखें, एंटी हिंदू, एंटी मोदी, मतलब भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उसको लगता है कि मेयर का पोजीशन मिलने के बाद वो भारत अमेरिका की स्टेट पॉलिसी बनाने वाला है, वो व्यक्ति। पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि अमेरिका में किस तरह के लोग हमको चाहिए, क्या किस तरह के लोग होने चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा बात करूंगा कि धर्म के प्रति जिसकी आस्था हो, धर्म का मतलब होता है लॉ, लॉ मतलब कि जो वेदों पे आधारित हो, उसकी आस्था हो, और वो व्यक्ति उस प्रकार से काम करे, और जिससे सबको मेहनत हो, चाहे इट डजेंट मैटर कि आपका कौन सा रिलीजन है, क्या है वो, क्योंकि फैसिलिटीज तो सभी लोग एक साथ यूज़ करने वाले हैं, ट्रेन्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, जॉब्स को, सिक्योरिटी को, ये तो सबके लिए है। इसमें लोगों का रिलीजन काम नहीं आता है बीच में। अगर आप देखें तो बाकी सिटीज़ कंट्रीज़ में देखें जहाँ पे रिलीजियस इज़ अ मेन आइडेंटिटी, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ लैक करती हैं। तो न्यूयॉर्क में ऐसा क्वेश्चन कैसा होगा? तो न्यूयॉर्क का फ्यूचर क्या दिख रहा है? न्यूयॉर्क तो बहुत भयंकर टेररिस्ट इंसिडेंट्स जा चुका है। तो न्यूयॉर्क का फ्यूचर कैसे दिख रहा है कि न्यूयॉर्क के लोग इस तरह के लोग इलेक्ट कर रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि भारतीय हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम है, इट डजंट अफेक्ट द आउटकम, इलेक्शन आउटकम्स इन न्यूयॉर्क। वो अफेक्ट करता है, इट कैन बी अफेक्टिंग सम एरियाज, स्मॉल एरियाज, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन आउटकम नहीं होता है, और उसी कैंडिडेट को डाला जाता है विच कैन पुल मैक्सिमम वोट्स। और न्यूयॉर्क में अगर मुस्लिम ओरिजिन देखें तो बहुत सारे वोट्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे वोट्स हैं, ज्यूज़ के भी बहुत सारे वोट्स हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। और तीसरे जो है हिस्पैनिक हैं, उनके लिए दैट इज़ अ मेजर पॉपुलेशन, और उनको तो वो जितने भी न्यूयॉर्क में गए हैं, दे आर ऑल डूइंग जॉब्स ओवर देयर, जो काम कर रहे हैं, तो उनका भी बेनिफिट देखा जाएगा। तो किसी भी इलेक्शन में अगर आप ऑल अराउंड देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि क्यों कोई कैंडिडेट जीत रहा है। तो क्यों जीत रहा है? क्योंकि जो पैशन है, सिस्टम को चैलेंज करने की जो मैसेज है, दैट इज़ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। एंटी भारत, एंटी हिंदू, एंटी मोदी, जबकि मोदी तो न्यूयॉर्क का इलेक्शन माना नहीं चाहिए। हिंदू तो हिंदूज आर पार्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो आप अगर हम बात करते हैं, कोई मेयर का नॉमिनी की बात करता है, तो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू कम इन प्ले। तो तब जाके वी टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल। तो ये जो न्यूयॉर्क में जो चल रहा है, वो एक, जो आप मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें मत जाइए, बिल्कुल भी ऑन द ग्राउंड जाइए, क्योंकि इन द एंड न्यूयॉर्कर्स को वही कैंडिडेट वो इलेक्ट करेंगे जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, विच इज़ ट्रेन्स में सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, सिक्योरिटी ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी। उस तरह के लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सिस्टम के साथ लड़े। एरिक एडम्स आपको वापस चाहिए, उसका वर्स वर्जन अभी आ रहा है, जो एक व्यक्ति है। अब आगे चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प सडनली इस समय जो है, उनको मागा रिपब्लिकन्स पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा चीज़ें हुआ। पहली बात तो सीज फायर ने पुराने फॉल्ट लाइंस खोल दिए हैं। पुराने फॉल्ट लाइंस किस तरह खोल दिए हैं कि सीज फायर ने बोल दिया है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कि अमेरिका जिसके साथ साथ देता है वो हार जाता है। अगर अमेरिका के उसमें कुछ नहीं है तो वो पार्टी हार जाएगी, अगर अमेरिका का उसमें बेनिफिट है तो अमेरिका उसको किसी तरह अचीव करेगा। तो इस डील से जो भी सीज फायर हुआ, ईरानियों ने सेलिब्रेट किया। क्यों ईरानियों ने सेलिब्रेट किया? ईरानियों ने इसलिए सेलिब्रेट किया क्योंकि
वो अमेरिका और ईरान, इज़राइल और बाकी यूरोपियन देशों के कलेक्टिव कंबाइन से उन्होंने उनको सीज़ फायर पे मजबूर किया। अगर कोई कमज़ोर पार्टी बड़ी पार्टी को सीज़ फायर के लिए के लिए मजबूर करे, इसका मतलब उस छोटी पार्टी की जीत हुई है। ओके, तो जैसे भारत के साथ क्या हुआ कि भारत शक्तिशाली था पाकिस्तान से, लेकिन उसने वेरीफाइबल आउटकम दिया, तो वेरीफाइबल आउटकम की वजह से भारत की जीत मानी गई। इजराइल के पास वेरीफाइबल आउटकम नहीं है, इसलिए उसकी जीत नहीं मानी जा रही, क्योंकि आपने जहाँ पे डिस्ट्रॉय किया उससे कुछ वेरीफाई नहीं होता है, और प्लस आपने उनको समय दिया, तो इट वॉज लुक लाइक ए फिक्स डील। आपने सरप्राइज अटैक्स नहीं किए, पहले से मालूम था 14 दिन में अटैक होगा, तो उसने मूव कर दिया, और अब ईरान भी ऐसी बातें कर रहा है क्या? लेकिन नुकसान नहीं हुआ ईरान में? ईरान में बहुत नुकसान हुआ। ईरान अपनी पिक्चर्स नहीं बता रहा है, ईरान अपनी रियल सिचुएशन नहीं भेज रहा है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ये वही वाली बात है बालाकोट में जब पाकिस्तान ने बोला था, डिनाई किया था। ये सारे मुस्लिम देश ऐसे ही करते हैं। तो उधर डिनाई हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट, जो एग्रेसर है या जिसने इनिशिएटिव लिया था, वो एग्रेसर तो ईरानी माना जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट करके उसने एग्रेशन दिखाया। इजराइल को डिफेंडर माना जाएगा, क्योंकि इजराइल डिफेंड कर रहा है कि वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसको मालूम है ये लोग न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। लेकिन अमेरिका की क्रेडिबिलिटी चली गई, क्योंकि यहाँ पे वापस WMD नहीं मिले, प्रूफ ही नहीं है। इराक में भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सब साइट्स होकर भी प्रूफ नहीं है। तो ये जो मीडिया नैरेटिव चल रहा है, उसके बेसिस पे आप आउटकम्स नहीं बोल सकते, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो। मैंने एक नया टर्म बोला था कि वेस्टर्न्स के लिए बोला था, किसी और के लिए नहीं, वेस्टर्न मीडिया जियोपॉलिटिकल कथावाचक, कुछ भी। और जो व्यक्ति हिंदुओं को ब्लेम कर रहा है फॉर न्यूयॉर्क के लिए, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे जब भी आप लोकल इलेक्शन में वोट करते हैं, वो कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए वोट करते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स डाले हैं, ये पार्टीज़ का ब्लेम है कि पार्टी शुड चूज अ प्रॉपर कैंडिडेट। लेकिन अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी होता है। प्राइमरी में जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर आता है, उसको ही नॉमिनेशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल, कोमो को ज़्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन नॉमिनी बना है ये व्यक्ति, क्योंकि 4 लाख वोट्स लेकर आया, और उसके परसेंटेज ऑफ वोट्स में भी एक मिक्स है, उसके अंदर सारी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है। क्या वो इलेक्शन जीत पाएगा, ये बात अलग है, ये बात डिफरेंट है। और क्यों न्यूयॉर्क हमेशा डेमोक्रेटिक रहता है? बड़ी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि डेमोक्रेट जो है एक मल्टी एथनिक कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिपब्लिकन्स नहीं रिप्रेजेंट करते। रिपब्लिकन रिप्रेजेंट करते हैं सेक्शंस को, एंग्लो सेक्शंस को, या फिर एक स्मॉल क्रिश्चियन कंजर्वेटिव कंट्री को, कम्युनिटी को। और इसकी वजह से रिपब्लिकन्स पॉपुलर वोट्स में नहीं जीत पाते, क्योंकि उनका कम्युनिटी थोड़ा छोटा है। नाउ कमिंग टू द बिजनेस साइड ऑफ इट, तो बिजनेस साइड में अगर आप देखेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी ऑलवेज वोट्स फॉर स्टेबिलिटी। उनको चाहिए कि भाई जो भी रूल करे, टैक्सेस कम रखें और सिक्योरिटी को बढ़ाए। दैट्स द गोल ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। अगर ऐसा नहीं होगा तो न्यूयॉर्क से लोग जाने वाले हैं, न्यूयॉर्क से बाकी सेंटर्स बनने वाले हैं, और न्यूयॉर्क का टैक्स रिसिप्ट्स नीचे गिरने वाला है। क्योंकि अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स का कंट्री है, इमिग्रेंट्स के ही लॉज हैं। नेटिव अमेरिकन को यहाँ कोई नहीं पूछता, नेटिव अमेरिकन का कोई से भी नहीं है, इलेक्ट ही नहीं हो पाते कहीं पर भी नेटिव अमेरिकन देख के। तो जो ये जितने भी इलेक्शन फाइट्स हैं, ये नॉन नेटिव इलेक्शन फाइट्स हैं, इसका नेटिव कम्युनिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप रेडिकलाइज पॉपुलेशन अमेरिका में लेकर आते हैं, तो उनका भी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर लेकर आते हैं। सो ओवरऑल जो मैं बोलना चाहता हूँ इन समरी, कि हम लोग इस न्यूयॉर्क इलेक्शन से देख सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इलेक्शन और बिजनेस साइड ऑफ न्यूयॉर्क वो इस समय खतरे में है। थैंक यू, नमस्ते। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।